हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 7 चैप्टर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में जगदीश चंद्र बोस ने कहा, बाय कंटिन्यूस लिविंग ट्रेडिशन एंड अ वाइटल पावर ऑफ rejuvenescence, दिस लैंड हैज रीएडजस्टेड इटसेल्फ थ्रू अननंबर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि इस भूमि ने कई सारे परिवर्तन यानी चेंजेस देखे, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को पुनर्गठित किया, रीऑर्गेनाइज किया, अपने आप को इकट्ठा किया। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मौर्य अंपायर को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है, अंपायर्स के प्रिंसिपल्स क्या थे, और ये जो इन्वेडर यानी कि बाहर से जिन्होंने हमारे देश पर अटैक किया, उनका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर में आप देखिएगा कि भाविशा एंड ध्रुव had recovered from their journey to the Mauryan Empire। तो अभी अभी भाविशा और ध्रुव मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू यूज इतिहास अगेन। सो बेसिकली अब ये अपने टाइम मशीन में बैठकर इतिहास के कई और जो युग हैं उनमें जाना चाहते हैं और उन युग को देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट अशोका सक्सेसर टू द थ्रोन। बेसिकली इतिहास में अशोका के बाद जो भी राजा हुए उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 185 बीसी में मौर्य अंपायर का जो लास्ट राजा था, रूलर था, उसके जो कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्रा शुंगा। तो मौर्य अंपायर के लास्ट राजा की पुष्यमित्रा शुंगा ने हत्या कर दी और उसके बाद खुद राजा बन गया। लास्ट चैप्टर में हमने अशोका के बारे में पढ़ा था कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंगा वॉर के बाद। इस पीरियड को एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में या इस टाइम में कई सारे किंगडम बने और कई सारे किंगडम मिलकर एक एम्पायर बन गया। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम कई सारे किंगडम के बारे में, कई सारे एम्पायर के बारे में या राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो अब ये जो हमारा चैप्टर है, ये इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द न्यू किंगडम। नाउ अब जब आप न्यू किंगडम के बारे में सोचते हैं तो कोई नया राजा, इस बारे में देखते हैं। द न्यू किंगडम्स नाउ competed फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल। यानी कि जो नए किंगडम है या नए राज्य हैं, वो अब एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका सबसे पीसफुल मेथड क्या होता है? मैट्रिमोनियल अलायंसेस। यानी कि राजा एक दूसरे राजा के यहाँ शादी करते हैं, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, और खुद भी शादी करते हैं, जिससे लड़ाई नहीं होती है और उनके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बन जाते हैं, और साथ ही साथ राज्य पर भी कंट्रोल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैट्रिमोनियल अलायंस की डेफिनेशन लिखी है कि एन अलायंस अरेंज थ्रू अ मैरिज। एक ऐसा समझौता जो विवाह के उससे होता है। अगर विवाह हो जाता है तो सब आपस में रिलेटिव्स बन जाते हैं और फिर युद्ध नहीं होता है। टुगेदर विद दोज पॉलिटिकल इवेंट्स देयर वाज अ बर्स्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बर्स्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, बर्स्ट का मतलब क्या है? बहुत तेजी से बढ़ना। तो इस टाइम पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कल्चरल एक्सचेंज बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, बहुत विकास हुआ इन चीजों का। आप यहाँ पर एक सर्किल देखते हैं, हाफ सर्किल। इसमें डायनेस्टीज फ्रॉम विद इन द सब कॉन्टिनेंट्स एंड डायनेस्टीज फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें वो डायनेस्टी लिखी है जो हमारे देश के आसपास के इलाके में है, और ये वो डायनेस्टी हैं जो बाहर से हैं, जैसे शुंगास, चेदीस, सातवाहनास, चोलास, चेरास, पांड्यास। और बाहर से कौन कौन आए? इंडो ग्रीक्स, शाकास और कुशानास। तो ये सारी डायनेस्टीज हैं, अंपायर हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्ज ऑफ द शुंगास। इसका मतलब क्या है? सर्ज का मतलब होता है तेजी से उदय होना, यानी कि आगे बढ़ना। तो शुंगा जो डायनेस्टी है, इसका फाउंडर कौन है स्टूडेंट? पुष्यमित्रा शुंगा। इसने शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश की और इसने नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया पर रूल किया। इसने अश्वमेधा यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है स्टूडेंट? ये हम आपको आगे बताएंगे। ऑल्दो हिज एम्पायर वॉज स्मॉलर,
उसका जो अंपायर था वो बहुत छोटा था, लेकिन इसके बाद भी इसने अपने अंपायर को जो बाहर से लोग अटैक करने आए थे उन सबसे फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए इसने, जैसे कि ग्रीक और कुषाण, इनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए और अपने राज्य को इन सब से बचा लिया, इन सब के अटैक से बचा लिया। सो द पीरियड विटनेस द रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, इसमें वैदिक काल भी कहा जाता है इसको, वैदिक रिचुअल्स का भी विकास हुआ इसमें, और वैदिक काल या वैदिक युग या वैदिक जो रिचुअल्स हैं उनका बहुत विकास हुआ इस ड्यूरेशन में। स्टूडेंट, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली अश्वमेध यज्ञ एक तरह का पूजा होता है या वैदिक रिचुअल जिसे हम कह सकते हैं वो होती है। इसमें क्या होता है कि एक राजा एक घोड़े को छोड़ देता है और वो घोड़ा फ्री होके जहां भी जाता है चला जाता है। अगर कोई भी उस घोड़े को नहीं पकड़ता तो ऐसा माना जाता है कि अब ये राज्य पुष्यमित्र शुंगा के कंट्रोल में है। और अगर कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो फिर युद्ध होता है, ताकि जो भी राजा जिसने घोड़ा पकड़ा है उसके साथ युद्ध हो, और फिर जीत के बाद ये डिसाइड होता है कि कौन अब राजा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिकली अश्वमेध यज्ञ में अश्व का मतलब होता है घोड़ा, याद रखिएगा। संस्कृत emerged as one of the preferred language for philosophical and literary work। संस्कृत का बहुत विकास हुआ, संस्कृत भाषा में कई सारी चीजें लिखी गईं, जैसे योगा सूत्रा। योगा सूत्रा क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। किसने दिया था ये? पतंजलि ने। शुंगा जो राजा थे, इन्होंने लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी बहुत सपोर्ट किया, जैसे बरहुत स्तूपा। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है बरहुत स्तूपा। और ये बहुत शुंगा आर्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये अशोक के टाइम पर बना हुआ है, लेकिन इस पुष्यमित्र शुंगा या शुंगा राजाओं ने क्या किया कि इसमें बुद्धा की कहानियां भी और लिखवाई बरहुत स्तूपा पर, जिससे कि ये बुद्धा की कहानियों को लिखवाया गया और उनकी कला का प्रचार किया गया, प्रमोट किया गया। ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिएगा यहाँ कितने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इमेजेस को, कितनी अच्छी चित्रकारी की गई है पत्थरों पर। ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि सम शुंगा कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। अब आप देखिए शुंगा पीरियड में या शुंगा डायनेस्टी में आर्ट को कितना डेवलप किया गया, मूर्तियां कितने अच्छे तरीके से बनाई गई। ये सारी मूर्तियां इस तरीके से बनाई जाती थी ताकि उन राजाओं की विशालता या महानता इन मूर्तियों में दिखाई दे। नाउ स्टूडेंट, आप ये समझिएगा कि जो शुंगा डायनेस्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। इसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो आती है सातवाहनास। सातवाहना डायनेस्टी बेसिकली शुंगा के बाद आई थी। अब इसको देखते हैं। फ्रॉम द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल, हमारे पास कुछ लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि शुंगा सीम्स टू हैव वेज्ड वॉर्स विद मैनी ऑफ देयर नेबरिंग रीजन्स। शुंगा डायनेस्टी के राजाओं ने अपने पड़ोस के राजाओं से लड़ाई की, युद्ध किया, जिसमें सातवाहन भी आते थे। शुंगा राजाओं ने सातवाहन के साथ युद्ध किया। और डेक्कन, डेक्कन का मतलब होता है स्टूडेंट दक्षिण। ठीक है। डेक्कन एरिया मतलब भारत का मध्य और दक्षिणी पठारी एरिया, यहाँ पर इन्होंने अटैक किया और वहां पर जीते। अब इस एरिया को प्रेजेंट टाइम में आंध्रास कहा जाता है, जैसे हमारा आंध्र प्रदेश है उसी को कहा जाता है। सो सातवाहन वर अ पावरफुल डायनेस्टी एंड देयर अंपायर लार्जली कंप्राइज्ड ऑन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इन एरियाज में सातवाहनों ने जीत हासिल की थी और यहीं पर वो राजा बने थे। द मोस्ट फेमस वर अमरावती एंड पैठन या प्रतिष्ठाना। तो सबसे फेमस एरिया कौन सा है? अमरावती या प्रतिष्ठान, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में पैठन कहा जाता है। ये एरिया कॉमर्स यानी कि ट्रेड और बिजनेस के लिए बहुत फेमस एरिया था और यही एरिया सातवाहन का किंगडम था। ठीक है स्टूडेंट। सातवाहनों ने कॉइन्स भी इशू किए और ये कॉइन्स हमें कहाँ मिले? गुजरात, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में हमें ये कॉइन्स मिले हैं। मैनी कॉइन्स डिपिक्टेड शिप्स।
कई कॉइन्स पे शिप बने होते थे। देखिए स्टूडेंट, इस कॉइन पे ये शिप बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये नाव की तरह बनाया गया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड पे या मैरीटाइम ट्रेड पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। यानी कि समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे और साथ ही साथ इनकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी यानी कि रास्तों को जानने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप हुआ कृष्णा गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। और यहाँ पर सातवाहनों ने अपना ट्रेड नेटवर्क यानी कि व्यापार करने का जो एरिया है वो बहुत फैला रखा था। रोम तक लोग बिजनेस करते थे और बिजनेस में हम लोग क्या बेचते या खरीदते थे? मसाले, कपड़े, चंदन की लकड़ी और गोल्ड प्लेटेड पर्ल्स यानी कि सोने के मोती, सोना चढ़े हुए जो मोती होते हैं ना, वो आइवरी मतलब होता है हाथी दांत। तो इन सब में हम डील करते थे। साथ ही साथ हम मंगाते क्या थे यानी इंपोर्ट क्या करते थे? परफ्यूम्ड ऑइंटमेंट्स यानी खुशबूदार चीजें। तो इन सब से जो टैक्स आता था उससे सातवाहन अपना राज्य चलाते थे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड अ रिलेटिवली पीसफुल पॉलिटिकल पीरियड था ये। यानी कि यहाँ पर आर्थिक समृद्धि, पैसा सबके पास बहुत था और साथ ही साथ राजनीतिक ज्ञान भी था। और इन लोगों ने किन डेवलपमेंट क्या-क्या किया? लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, कल्चर यानी कि अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बहुत प्रमोट किया इन्होंने सातवाहनों ने। अब स्टूडेंट आप देखिएगा कि लाइफ अंडर द सातवाहन। सातवाहन जब राज करते थे वहां पर तो किस तरीके से उन लोगों का जीवन होता था। जैसे आप देखिए स्टूडेंट के सातवाहन ट्रेडिशन में क्या माना जाता था कि जो राजकुमारियां हैं वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। लेकिन एक राजा था सातवाहनों में गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसने अपने नाम के आगे इस राजा ने अपनी माँ का नाम लगाया था और माता का नाम था गौतमी बालाश्री। सो ये माना जाता है कि गौतमी बालाश्री एक बहुत पावरफुल क्वीन थी और इन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए नासिक ने लैंड या जमीन दान में दी थी ताकि बुद्धिस्ट अपनी पूजा और प्रार्थना कर सकें। इसके अलावा हमें नाने घाट पे भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें सातवाहन के बारे में बताया गया है कि सातवाहना विडो क्वीन हु रिमार्केबली परफॉर्म सेवरल वैदिक रिचुअल्स। जो सातवाहनों में जो रानी है वो कई सारे वैदिक रिचुअल या पूजा प्रार्थना वो करती थी। साथ ही साथ इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था जैसा हमने आपको ऊपर बताया। अब इसमें जो हमें इंस्क्रिप्शन या जो भी अभी लिखा हुआ मिला है उसमें कुछ भगवानों के नाम भी दिए गए हैं जैसे इंद्र भगवान, चंद्र देवता, सूर्य देवता, इन सब के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ये जो रानी है इन्होंने डोनेशन यानी कि दान दान बहुत किया है और दान में इन्होंने क्या क्या दिया है? लैंड, काउज, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, सिल्वर कॉइन्स एंड अदर आइटम्स। और ये किसको दिए हैं? प्रीस्ट यानी कि साधु महात्मा, पुजारी, गेस्ट जो भी गेस्ट आते थे, वर्कर्स, स्कॉलर्स एंड मॉन्क्स, इन सभी को उन्होंने बहुत दान दिया है। अब इस इंस्क्रिप्शन में हमें ब्रह्मी लिपि मिली है और ये ब्रह्मी लिपि लिखी हुई है जिसका मतलब आप यहाँ देखिएगा। देखिए, वन का मतलब होता है ये, टू का मतलब होता है ये, फोर, सिक्स ऐसे लिखा जाता था, सेवन इस तरीके से लिखा जाता था, नाइन एंड टेन। तो ये सब ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था जिसका हमें पता चला है। इसको प्रकृत भी कहते हैं, वो लैंग्वेज, वो भाषा जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। सातवाहन किसके भक्त थे? वासुदेव के। वासुदेव को किस नाम से जाना जाता है? कृष्ण भगवान के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ ये और भी धर्मों की रक्षा करते थे। जैसे सातवाहन राजाओं ने एग्रीकल्चर लैंड के लिए टैक्स फ्री कर दिया था और जो वैदिक स्कॉलर्स थे जैसे जैन धर्म के मानने वाले या बुद्ध धर्म के मानने वाले, ये जो सातवाहन राजा हैं ये इनकी हमेशा हेल्प करते थे और पढ़ने लिखने में या पूजा पाठ में प्रार्थना में इनकी हेल्प करते थे। अब स्टूडेंट आप देखिए कि द स्क्रिप्चर ऑफ यक्षा फ्रॉम पितालखोरा कैरीज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स हैंड। ये क्या लिखा है? खन्ना देसन्ना हीरा मकरेना कथा। इसका मतलब क्या होता है? मेड बाय कान्हा दसा अ गोल्ड स्मिथ। इसकी गोल्ड स्मिथ की जो स्टोरी है स्टूडेंट वो हम आगे पढ़ेंगे। सो थर्ड सेंचुरी में क्या हुआ कि सातवाहन जो अंपायर है इसमें इनटू स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम, कुछ छोटे छोटे
इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए, छोटे छोटे राज्य बन गए। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डेजिग्नेशन डिसइंटीग्रेशन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन बीइंग वीक सेंट्रल कंट्रोल। अब ये जो छोटे राज्य बने हैं ये इस वजह से बने हैं कि जो सातवाहन राज करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनका जो कंट्रोल था वो इन राज्यों से हट चुका था। ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कमिंग ऑफ द चेदीज, यानी कि ये भी राजा थे। अब ये राजा लोग कहाँ पर हैं और क्या करते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो आपने कलिंगा के बारे में पढ़ा होगा स्टूडेंट। कलिंगा वॉर हुई थी जिसके बाद अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया था। प्रेजेंट टाइम में कलिंगा कहाँ पर है? ये उड़ीसा के आसपास का एरिया है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर, कलिंगा रोज एज अ प्रोमिनेंट पावर। जो कलिंगा है ना वो प्रोमिनेंट पावर के रूप में यानी कि बहुत शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आया। और इसका राजा कौन था? चेदी डायनेस्टी के लोग थे। इसका राजा कौन है? खारवेला, वन ऑफ देयर मेन रूलर्स। जो खारवेल है वो मेन रूलर्स है, मेन राजा है। और ये जैन टीचिंग्स को मानता है, जैन धर्म को मानता है। ही वॉज समटाइम्स कॉल्ड भिक्षु राजा। तो जैन धर्म में भिक्षु और भिक्षुणी होती हैं, तो खारवेल को भिक्षु राजा भी कहा जाता था या मॉन्क किंग भी कहा जाता था। भुवनेश्वर के पास एक उदयगिरी खांदागिरी केव्स हैं, गुफाएं हैं, जहां पर जैन मॉन्क्स तपस्या करते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इंट्रिकेट पैनल एंड ये स्टैच्यूज मिले हैं। ये क्या है? इंट्रिकेट पैनल क्या होता है? ये बहुत बारीक तरीके से यानी कि बहुत अच्छे तरीके से एक पट्टी बनाई जाती है जिसपे कई सारी चीजें लिखी होती हैं। स्टैच्यूज बनाए गए, रूम्स बनाए गए और गुफाएं काट कर बहुत सारा इन्होंने वहां पर चित्र बनाए। ठीक है, और ये जो कमरे थे ये स्पेशियस रूम थे। स्पेशियस मतलब बड़े और खुले कमरे, ऐसे कमरे जिनमें काफी जगह हो। रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है हमें, यानी गुफाएं काटकर जो आर्किटेक्चर बनाया गया है वो हमें मिला है। आप देख सकते हैं इन पत्थरों को काटकर किस तरीके से कमरे बनाए गए हैं और पत्थरों पे हमें क्या क्या लिखा मिला गया है। ये पत्थरों पे किस तरीके की मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट, वन ऑफ द केव प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। अब हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमें मिली है। ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज में लिखी है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट, एक ऐसी स्क्रिप्ट जो आसानी से पढ़ी जा सके। और इसमें खारवेल राजा के बारे में लिखा हुआ है। हर साल जो भी वो मिलिट्री जीत यानी कि युद्ध जीतता था या जो भी अच्छे काम करता था वो सब इसमें लिखा हुआ है खारवेल राजा के बारे में। सो खारवेला ऑल्सो प्राउडली डिक्लेयर्स दैट ही क्रिएटेड अ काउंसिल ऑफ एस्थेटिक एंड सेजेस। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये काउंसिल ऑफ एस्थेटिक एंड सेजेस का मतलब है साधु संत और जो ऋषि होते हैं उनकी एक सभा। तो ये वो सभा भी करता था। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वंस अगेन अ रूलर टेक्स प्राइड इन एक्सटेंडिंग हिज प्रोटेक्शन टू ऑल स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि खारवेल जो राजा हैं ये सभी धर्मों की रक्षा करते थे और साथ ही साथ इन्होंने कई मंदिरों को भी रिपेयर कराया और कई मंदिर भी बनवाए। This is the fundamental of part of what we may call the Indian ethos। यानी कि ये भारत में जितने भी राजा हुए हैं ये भारत की एथिक्स या महानता के बारे में बताते हैं। अभी तक हमने जिन राजाओं के बारे में पढ़ा उसको आप याद रखिए। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किंगडम एंड लाइफ इन द साउथ, यानी कि राजा और उनका जीवन साउथ में कैसा होता था। साउथ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। So in India, southern region, this period between second और थर्ड सेंचुरी BCE। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो थर्ड सेंचुरी BCE की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको थोड़ा वाइट कर देते हैं आपके लिए। ओके, नाउ आप देखिएगा देयर आर थ्री पावरफुल किंगडम। तो साउथ इंडिया में तीन तरह के पावरफुल किंगडम है, जैसे चेराज, चोलाज और पांड्याज। ये तीन किंगडम है, ये बहुत स्ट्रांग है जो साउथ में है। और ये अपने जो भी राज्य हैं इन राज्यों में ट्रेड यानी कि व्यापार और कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत ग्रोथ होती है यहाँ पर। आपने अशोका एम्पायर के बारे में पढ़ा था। सो आप देखिएगा कि अशोक एम्पायर भी बहुत
पावरफुल एम्पायर था। हालांकि जो खारवेल क्या क्लेम करते हैं कि दैट ही डिफीटेड एन अलायंस ऑफ साउथ इंडियन किंग्स। तो खारवेल ये क्लेम करते हैं कि साउथ इंडियन जो राजा हैं उन राजाओं को खारवेल ने हरा दिया था। इसका कोई एविडेंस आपको आगे की क्लासेस में पता चल जाएगा। तो साउथ इंडिया का जो रीजन है, साउथ एरिया है, वहां पर खारवेल ने कई राजाओं को हराया था। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये जो इमेजेस देखिएगा, इन इमेजेस में एरियाज या राज्य या प्रोविंसेस के नाम लिखे हुए, चेरा कहाँ पर है, चोला कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है, मदुरई, उरैयर, वंजी, करूर, पांड्याज अंपायर कहाँ पर था। तो इस इमेज में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। आप भी अपने होमवर्क के लिए ये बना सकते हैं। सो दैट पीरियड saw the advent of many poets who were collectively known as संगम लिटरेचर। साउथ में संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम का मतलब क्या होता है? मिलना, संघ, ठीक है, जिसको संस्कृत में संघ कहा जाता है। और ट्रांसलेशन इसका जब हम करते हैं तो क्या होगा? एसोसिएशन एंड कमिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ आना, या असेंबली ऑफ द पोएट्स। पोएट्स की असेंबली, कई सारे पोएट्स इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं असेंबली ऑफ पोएट्स। द संगम लिटरेचर द ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया। संगम लिटरेचर साउथ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलेक्शन ऑफ एंथोलॉजीज। ये कई सारी एंथोलॉजीज का कलेक्शन है। एंथोलॉजीज क्या होती है? रचनाएं, जो भी इन्होंने कविताएं, कहानियां या लिटरेचर लिखा है उसको कहते हैं एंथोलॉजीज। ठीक है स्टूडेंट। प्राइमरी संगम पोएट्री एक्सप्रेस विद ग्रेट स्किल। तो संगम जो पोएट्री है वो बहुत अच्छे तरीके से लिखी जाती थी, जिसमें लव और यानी कि प्रेम, सामाजिक वैल्यूज और हीरोइज्म की बात होती थी। यानी कि अपने अपने देवताओं के बारे में इन्होंने बात की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है चोला डायनेस्टी। संगम रेफर्स टू थ्री क्राउन्ड किंग्स, चोला, चेराज और पांड्याज। इन तीन डायनेस्टी को क्राउन्ड किंग कहा जाता है। चोला बहुत पावरफुल डायनेस्टी थे। इन्होंने साउथ इंडिया में 3rd सेंचुरी में रूल किया, 3rd सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक। चोला किंग का नाम क्या है? कराईकला। इन्होंने डिफी is said to have defeated a combined force of the चेरा एंड पांड्याज। सो चोला जो राजा हैं कराईकला, इन्होंने पांड्याज और चेरा को हराया था। ठीक है स्टूडेंट, चोलाज ने। अब यहाँ पर एक स्टोरी रखी है, सिलापद्दिकरम, सिलापदिकरम द टेल ऑफ एंकलेट। इसमें एक कहानी है। कन्नगी एक युवती है, एक महिला है जिनके पति का नाम है कोवलन। तो एक दिन कन्नगी कोवलन को अपनी एक पायल देती है। ठीक है स्टूडेंट। और ये पायल कोवलन बाजार में बेचने जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली लोग उसको राजा समझ लेते हैं, चोर समझ लेते हैं। तो कोवलन को फिर राजा के पास लेके जाया जाता है और कोवलन को सजा मिलती है मौत की। तो राजा जो है वो कोवलन को, पांड्या जो राजा हैं वो कोवलन को मौत के घाट उतार देते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कन्नगी कोवलन को दूसरे अपने पैर की पायल दिखाती है और कहती है कि आपने मेरे पति को गलत उनकी हत्या की है। सो कन्नगी कर्स्ड, कर्स का मतलब होता है श्राप देना। कन्नगी मदुरई को श्राप देती है कि इन्वोकिंग द गॉड ऑफ फायर हु डिस्ट्रॉयड सिटी। इसका मतलब ये है कि भगवान करे कि आपका जो ये मदुरै है वो आग में जल जाए। और उसके बाद वो चेरा किंगडम में चली जाती है। चेरा किंगडम में जाने के बाद वहां के राजा उनका सम्मान करते हैं और उन्हें देवी बुलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जहां पर उनको चेरा किंगडम में देवी बुलाया जाता है। तो आज भी अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो तमिलनाडु और केरला में कन्नगी की पूजा की जाती है। सो सिलापद्दिकरम exquisite poetry that centers on the principle of justice and the ruler dharma to protect it। इस कहानी का सार ये है कि धर्म की रक्षा करते हुए कन्नगी ने उस राजा को श्राप दिया था। ठीक है स्टूडेंट। अब आप ये देखिए, यहाँ पे एक राजा की मूर्ति बनी हुई है जो हाथी पे बैठा हुआ है, एक राजा। ऑब्जर्व द स्टैच्यू ऑफ किंग, हाउ इज ही डिपिक्टेड, व्हाट डू हिज पोस्चर, क्लॉथिंग एंड एक्सप्रेशन सेज अबाउट हिज पावर एंड स्टैच्यूज।
तो आपको ये इमेज देखना है और इस बारे में बताना है। ये किस राजा का है? कराईकला का है। द ग्रैंड एनीकट मेमोरियल पार्क इन तमिलनाडु। ये एक प्राचीन बांध है, बांध बना हुआ है एक एनीकट, तो वहां पर ये है। सो कराईकला अंडरटुक मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ बेनिफिट ऑफ द पीपल। कराईकला जो राजा हैं, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट चलाए थे, कई बहुत सारे काम किए समाज के विकास के लिए। जैसे कल्लनी और ग्रांड एनीकट। ग्रांड एनीकट क्या होता है? बहुत बड़ा एक बांध बना दिया गया, ठीक है, जिससे पानी या खेतों में अच्छे तरीके से पहुंच सके और सिंचाई हो सके। तो ये जो जगह है, ये कहाँ पर है? ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउन स्ट्रीम ऑफ द श्रीरंगम आइलैंड। ठीक है स्टूडेंट। इट हेल्प टू डाइवर्स वाटर फ्रॉम द कावेरी। तो कावेरी नदी का जो पानी है, वो कावेरी डेल्टा के होते हुए सेंट्रल और सदर्न पार्ट में भी पहुंच सके। दिस इनेबल्ड मोर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। तो इस पानी से क्या फायदा होता है कि सिंचाई बहुत आसानी से होती है। पानी जब सब जगह होता है तो पानी की कमी नहीं होती है। तो इसी वजह से इस एरिया को क्या कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ द साउथ। ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल स्टडी का, जनरल नॉलेज का, आप इसको याद कर लीजिएगा। Restored several times in the course of time, it is still in use and help million of people in Tamil Nadu. तो ये जो नदी का पानी है या जो बांध से जो पानी जाता है, वो आज भी तमिलनाडु की बहुत हेल्प करता है और वहां पर इरिगेशन यानी कि सिंचाई में बहुत हेल्प की जाती है, जिससे ये एरिया एग्रीकल्चरल रूप से बहुत रिच है, बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। अब आप ये इमेज देखिए कल्लनी और ग्रांड एनीकट का, ये बांध बना हुआ है जहां पानी है, ठीक है। तो ये कई सौ साल पुराना बांध है स्टूडेंट। नाउ लेट्स कम टू द चेराज। अब हम जो डायनेस्टी पढ़ेंगे वो चेराज डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पर चेराज डायनेस्टी में क्या कहा गया है कि ऑल्सो नोन एज द केरला पुत्र, यानी कि सन ऑफ केरला। चेरा जो राजा थे उनको क्या कहा गया? सन ऑफ केरला। और ये कहाँ कहाँ रूल करते थे? तमिलनाडु और केरल में। और इनकी कैपिटल क्या थी? वंजी। इनकी कैपिटल का नाम क्या था? वंजी। और वंजी प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जाता है? सो करूर। तमिलनाडु में एक जगह है करूर, जिसको प्रेजेंट टाइम में करूर कहा जाता है और पुराने प्राचीन टाइम में इसको वंजी कहा जाता है। सो वंजी बहुत रिच प्लेस था। आप देखिए यहाँ पर कल्चर, रीजन, कल्चरल, इकोनॉमिकल, हिस्ट्री इनकरेज, यहाँ पर लिटरेचर को भी प्रमोट किया गया और संगम पोएट को भी प्रमोट किया गया। चेरा को किस नाम से, किस काम से और जाना जाता है? बेसिकली जो चेरा राजा है ना, वो ट्रेड बहुत करते हैं। किन के साथ करते हैं? रोमन अम्पायर, वेस्टर्न एशिया, और वहां से बहुत सारा सामान मंगाते हैं और इंडिया से भी बहुत सामान भेजते हैं। सो बेसिकली जो ये अंपायर है, ये मसाले, टिम्बर, आइवरी और पर्ल्स में डील करते हैं। ये लोग ट्रेड जो करते हैं वो इन चीजों का करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चेरा किंग ने कई सारे कॉइन्स भी इशू किए, ठीक है, अपने राज्य में। तो आप इन कॉइन्स को देखिएगा। नाउ अब नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी, वो है पांड्याज। पांड्याज डायनेस्टी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और इनका कैपिटल क्या था? मदुरै। अब मदुरै आज भी प्रेजेंट टाइम में भी है। तो जो राजा है, पांड्यन राजा, इन्होंने बहुत विकास किया अपने राज्य का। मैगस्थनीज एक विदेशी था जिसने भारत में आकर एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो इस किताब में क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड एंड डिस्टेंट पावर्स। इस किताब में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन के बारे में लिखा है, व्यापार के बारे में लिखा है और कई शक्तिशाली राज्य या राजाओं के बारे में लिखा है, जैसे ग्रीक्स, रोमन, इन सब के बारे में लिखा है। For instance, Kharvela states that he get hundreds of pearl brought from the Pandya kingdom. इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जो खारवेल राजा हैं उन्होंने पांड्या किंगडम से सैकड़ों मोती मंगवाए थे। द पांड्याज वर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नवल पावर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नवल पावर होती है जल शक्ति, यानी कि जो हमारी पानी की सेना होती है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तो इसको कहते हैं जल सेना, ठीक है। द लेटर पांड्याज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द आर्ट। इसके बाद पांड्याज जो राजा हैं उन्होंने क्या किया? आर्ट, आर्किटेक्चर
को बहुत प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, जिससे इस राज्य का बहुत विकास हुआ और ये राज्य बहुत समृद्ध हुआ। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध होना, यानी कि विकसित होना। सो पांड्याज ने कई सारी इंस्क्रिप्शन बनवाई थी, कई जगह अपने बारे में लिखा था, जैसे वेलफेयर एंड देयर एनकरेजमेंट टू ऑल स्कूल ऑफ थॉट एंड बिलीव। तो पांड्याज राजाओं की जो अभी तक हमें इंस्क्रिप्शन मिली है, इसमें ये पता चला है कि सभी का सम्मान करते थे और सभी की रक्षा करते थे। अब हम इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी और इन्वेजन्स का मतलब होता है आक्रमण। तो किन किन लोगों ने इन एरियाज पर अटैक किया या आक्रमण किया, आइए देख लेते हैं स्टूडेंट। अभी तक हमने जिन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने इन्वेडर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन अब हम नॉर्दर्न एरिया और सदर्न एरिया या नॉर्थ वेस्ट एरिया के जितने भी इन्वेडर्स हैं या यहाँ कितने इन्वेडर्स ने अटैक किया, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो देखते हैं, लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द लेगेसी ऑफ अलेक्जेंडर ब्रीफ कैंपेन इन द इंडस प्लेन। अलेक्जेंडर के बारे में आपको पता होगा, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है, सिकंदर महान। इसने भारत के ऊपर अटैक किया और लेकिन कुछ टाइम बाद ये वापस लौट गया। अब क्यों लौटा ये वापस, ये हम आपको बताएंगे। ही लेफ्ट सेट्रप्स। सेट्रप्स क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है कि एक इसने जो राज्य जीते थे सिकंदर ने, वहां पर अपना एक गवर्नर बना दिया या प्रांतीय शासक बना दिया या एक राजा बैठा दिया ताकि वो राज कर सके। ठीक है, तो जब ये भारत आया तो इंडो ग्रीक जो हमारा कल्चर है वो डेवलप हुआ। इस बारे में हम आगे देखते हैं। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य, जब मौर्य अंपायर का डिक्लाइन हो गया, अब ये कहाँ पर था? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। जो ये मौर्य अंपायर था, ये अभी प्रेजेंट में कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ये एक इजी टारगेट था इंडो ग्रीक्स इन्वेडर्स के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर आकर अटैक किया। लेकिन जो इंडो ग्रीक्स राजा थे, ये भारत की सभ्यता से, भारत के कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस हुए, इनका बहुत प्रभाव पड़ा इन लोगों पर, भारत की सभ्यता का। तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे डेवलपमेंट किए। इन्होंने देखा कि भारत में गवर्नेंस कैसे होती है, आर्ट यानी कि कला का विकास कैसा हुआ, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उनका जीवन कैसा होता है और ये लोग कैसे रहते हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है द हेलियोडोरस पिलर। ये हेलियोडोरस पिलर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश विदिशा, यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक जगह है विदिशा, वहां पे हेलियोडोरस पिलर है। और ये एग्जाम्पल है किस चीज का? इंडो ग्रीक एंड मौर्यन अंपायर का। ठीक है स्टूडेंट, इसमें इंडो ग्रीक लोगों के बारे में और मौर्यन अंपायर के बारे में और भारत के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। यहाँ पर एक लिखा है कि ग्रीक एम्बेसडर होते हैं, उन एम्बेसडर ने वासुदेव को क्या कहा? गॉड ऑफ गॉड्स, यानी कि देवताओं का देवता। ये ग्रीक एम्बेसडर ने कहा था। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो स्टेट्स थ्री इमॉर्टल परसेप्ट्स फुट स्टेप्स, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन है इसमें क्या लिखा है? थ्री इमॉर्टल फुट स्टेप या प्रीसेप्ट्स। इसका मतलब क्या है कि तीन ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो इमॉर्टल हैं, जिनको कभी मृत्यु नहीं आएगी। When practiced lead to heaven, self-restraint, charity and consciousness। तो स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जो तीन चीजें वो क्या है? सेल्फ रिस्ट्रेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है चैरिटी, दान देना है, और ज्ञान प्राप्त करना है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, जब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में जब खुदाई की, तो वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे इंडो ग्रीक सिक्के मिले, कॉइन्स मिले, जिनसे हमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिली। दोज कॉइन्स वर मेड ऑफ गोल्ड। ये कॉइन्स किसके बने थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकेल के बने थे, जिसमें एक तरफ राजा का चित्र बना था और दूसरी तरफ जो ग्रीक देवता हैं उन लोगों के चित्र बने थे। ठीक है, और कुछ ऐसे कॉइन्स भी मिले जिसमें वासुदेव, कृष्णा और लक्ष्मी के चित्र भी मिले हैं। ये इंडो ग्रीक जो है वो ऐसे सिक्के बनाते थे। द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक एंडेड विद द इन्वेजन ऑफ द इंडो शिस्तियन और शाकास। अब इंडो ग्रीक रूल जो राजा थे उनका अंत कैसे हुआ? जब शक या शाका इन्होंने
इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब शाकाज या शक, इन लोगों को क्या कहा जाता है? इंडियोशिथियंस, इन लोगों को ये भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। सो दे ऑल्सो, ये शक रूलर हैं या शक राजा हैं, इन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट में अटैक किया और 2 सेंचुरी यानी कि सेकंड सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी तक इन्होंने वहां पर राज किया। देयर किंगडम रोज टू पावर आफ्टर द इंडो ग्रीक्स। ठीक है। और वहां पर अपनी शक्ति इन्होंने काफी बढ़ा ली थी। ये बहुत पावरफुल हो गए थे जब तक कुषाण नहीं आए। और इसी वजह से आप देखिएगा, जब आप कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ जो कैलेंडर चलता है वो इंग्लिश कैलेंडर चलता है जिसको कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, लेकिन जो संवत शुरू होती है वो शक संवत शुरू होती है। ठीक है। for 78 years behind the Gregorian कैलेंडर, यानी कि हमारा जो कैलेंडर है हिंदी कैलेंडर, उसको शक संवत से शुरू किया जाता है। अब जो इंग्लिश कैलेंडर है या ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो फ्रॉम जनवरी से शुरू होता है, मार्च व्हेन इट इज बिहाइंड बाय 79 ईयर्स। तो जो हमारे देश में जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ था वो 79 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गया था। तो अब जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये कब एक्सेप्ट किया गया था भारत में? एज ए इंडियन नेशनल कैलेंडर 1957। ठीक है। शक संवत को हम लोग मानते हैं जो 1957 में एक्सेप्ट की गई थी। नाउ द इमर्जेंस ऑफ कुषाण। अब हम कुषाण डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ से आए थे? फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे सेकंड सेंचुरी के लगभग। और इनका अंपायर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्दर्न इंडिया तक फैला हुआ था। अब आप सोच सकते हैं स्टूडेंट कि इनका अंपायर कितना बड़ा था, जो सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न इंडिया तक फैला हुआ था। इनका जो रूल है वो बहुत बड़े एरिया में था और इतिहास में कुषाणों का बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास में इनके बारे में काफी कुछ लिखा है। ये जो कुषाण राजा हैं ये हमेशा अक्सर युद्ध करते रहते थे। इनका सबसे बड़ा जो राजा वो है कनिष्क। तो कनिष्क जो राजा है, कनिष्क ने आर्ट एंड कल्चर को इनकरेज किया और साथ ही साथ अपने राज्य का बहुत विकास किया। ठीक है। ये एक आप देखिएगा, ये कनिष्क की मूर्ति है जो हेडलेस मूर्ति है, ये आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। द फेमस हेडलेस स्टैच्यू ऑफ अ किंग कनिष्का, probably the most powerful ruler of कुषाण डायनेस्टी। जो कनिष्क राजा है कुषाण डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा था। इसके जो हमें स्टेच्यूज मिले हैं या जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिसमें कुषाण राजा को क्या कहा गया? महाराजा, राजाधिराज, देवपुत्र कनिष्का, द ग्रेट किंग, किंग ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड कनिष्का। यानी कनिष्का के बारे में हमें अभी तक इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है। कनिष्का ने इस तरीके के कॉइन्स चलाए थे, आप देखिएगा। इसमें एक साधु की मूर्ति है, इसमें एक सिपाही की मूर्ति है युद्ध करते हुए। तो ये कॉइन्स कनिष्क ने स्टार्ट किए थे, इशू किए थे। ऑन द फर्स्ट कॉइन कनिष्का इज शोन होल्डिंग अ स्पीयर टाइटल किंग्स ऑफ किंग। जब आप इन कॉइन्स को देखेंगे तो आपको देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कॉइन्स हैं इनमें किंग्स ऑफ किंग्स यानी कि ये लिखा हुआ है। इसके साथ ही बुद्धा की मूर्ति बनी हुई है और इसमें लिखा हुआ है ग्रीक इंस्क्रिप्शन में बुद्धा। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड कॉइन में आप देखेंगे कि शिव की मूर्ति है जिसमें बुल बुल नंदी महाराज बने हुए हैं। तो ये सब कुछ इन कॉइन्स में कनिष्क राजा वो बनाते थे। द कुशाना हैड कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सिल्क रूट। कुषाण जो राजा थे उन्होंने सिल्क रूट पे भी कंट्रोल किया था। ठीक है। ट्रेड, जब ये सिल्क रूट पे इन्होंने कंट्रोल किया तो ट्रेड बढ़ने लगा और एशिया से लेके वेस्ट पार्ट तक ट्रेड बहुत फला फूला। कंटिन्यूइंग द ट्रेंड सेट अंडर द इंडो ग्रीक रूलर्स, कुशाना आर्ट एंड आर्किटेक्चर exemplified by the गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये स्कूल ऑफ आर्ट है गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई सारे देवताओं के स्टैच्यूज भी बने हुए हैं, मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं और स्क्रिप्चर में कई सारी इमेजेस भी बनी हुई हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ देवता हैं जैसे सूर्य देवता या सन गॉड, इसके बारे में भी लिखा गया है। यहाँ पर रिलीजियस आर्ट को भी प्रमोट किया गया है, आर्किटेक्चर को भी प्रमोट किया गया है। जो गंधारा स्टाइल है इट इमर्ज इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब। ये गंधारा स्टाइल कहाँ इमर्ज हुई? पंजाब।
और ग्रीको रोमन एलिमेंट विद इंडियन फीचर्स। यानी गंधार स्टाइल में क्या क्या मिला होता है, किस तरीके से ये स्क्रिप्चर बनाए जाते हैं। इसमें रोमन एलिमेंट भी होता है, यानी कि रोम और ग्रीक और भारत, इन तीनों की कला और संस्कृति मिलाकर बनाया जाता है। सो भारत में हमेशा से कई लोगों ने अटैक किया, और जिन लोगों ने अटैक किया वो लोग इस भारत में राजा बने। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इन इमेजेस को देखिएगा। इन इमेजेस में काफी कुछ लिखा हुआ है, जिससे आपको इन एरियाज के बारे में पता चलेगा। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है, और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो अब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।